नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां एमपी एमएलए विशेष अदालत ने दो अलग अलग पैन कार्ड बनवाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खां और उनके बेटे अब्दुल आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई है। मई 2020 से अदालत में चल रहे इस मुकदमे में पेश किए गए थे, जिसके आधार पर अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। तो देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से आजम और अब्दुल्ला खां को ये बड़ा झटका, क्योंकि 7 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी दस्तावेज का ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले में 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। साथ ही साथ 7 साल की सजा आज सुनाई गई है। तो अब इस फैसले को लेकर आजम खां और अब्दुल्ला खां आगे क्या रुख अपनाते ये देखना होगा। लेकिन इस बीच बड़ा झटका आजम खां और अब्दुल्ला के लिए माना जा रहा है, क्योंकि 7 साल की सजा रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। तो 2 पैन कार्ड मामले में सजा सुनाई गई है। अब इसको लेकर आजम खां हाईकोर्ट का रुख अपनाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि बड़ा झटका उनके लिए समझा जा रहा है। इससे पहले भी कई मुकदमे उन पर दर्ज है और इस बीच उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई इस फर्जी दस्तावेज मामले में भी नजर आई हैं। जहां एक तरफ जुर्माना लगा है, तो साथ ही साथ 7 साल की सजा मुकर्रर की गई है। मुकदमा अपराध संख्या 980/19 थाना सिविल लाइंस में धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 120 बी में मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां और उनके पुत्र उनके पिता मोहम्मद आजम खां को माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बिंसल जी ने दोष सिद्ध की, और उनको जो सजाएं दी गई वो इस प्रकार हैं। धारा 420 में 3 वर्ष का साधारण कारावास, 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह, अगर जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3 माह का अतिरिक्त कारावास। 467 आईपीसी में 7 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का साधारण कारावास। 468 में 3 वर्ष का साधारण कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न जमा करने पर 3 माह का। 471 में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, और 120 आईपीसी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न जमा करने पर 1 माह। हमें शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रहा है, और जो भी न्यायपालिका का निर्णय होगा, पहले भी जो भी निर्णय हुआ और जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार्य होगा। हमने हमेशा यही कहा है कि जो न्यायपालिका निर्णय करती है वो बहुत सोच समझ कर और सही करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अधिकारियों में शामिल दीपक भूकर ने मुलाकात की है। इस दौरान उनकी पत्नी और इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर आदिति मोर भी मौजूद रहीं। मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया जा रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ में हाल ही में चलाए गए एंटी ड्रग्स अभियान को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर दीपक भूकर ने अपनी पत्नी अदिति मोर, जो कि वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, उनके साथ आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। ये वही दीपक भूकर हैं जिन्होंने प्रयागराज में पोस्टिंग के दौरान माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के गिरोह का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले दीपक भूकर का जन्म 28 जुलाई 1986 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था, और वर्तमान में उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। ये जिस भी जिले की कमान संभालते हैं वहाँ अपराधियों का सफाया करने लगते हैं। प्रतापगढ़ की जब से इन्होंने कमान संभाली है, पुलिस की कई टीमें अपराधियों के गैंग पर लगातार हावी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। बीते दिनों प्रतापगढ़ के मानिकपुर में एक ऐसी रेड हुई जो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी। दरअसल दीपक भूकर को इनपुट मिल रहा था कि जेल में बंद राजेश मिश्रा प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जिसमें उसका सहयोग उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटियां कर रहे हैं। इनपुट साफ था, इसलिए ब्लूप्रिंट सीधे तौर पर दीपक भूकर ने स्वयं तैयार किया और छापेमारी होती है। जब छापेमारी होती है तो यहाँ पर 2,01,55,345 रुपए नगद मिलते हैं, 6 किलो गांजा मिलता है, 577 ग्राम स्मैक मिलती है, यानी कि लगभग 3 करोड़ के आसपास की रिकवरी थी। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर नगद मिलना ऐसा पिछले बीते दिनों में किसी भी ड्रग रेड में नहीं हुआ। इस वजह से ये चर्चा का विषय बनी, और प्रतापगढ़ से ये आवाज़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित
पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजी और मानिकपुर में राजेश मिश्रा के ड्रग्स गैंग का सफाया हुआ है। सीधे तौर पे जिस तरीके से दीपक भूकर की कार्यशैली है वो सटीक इंटेलिजेंस, सटीक निर्णय लेने वाले अधिकारियों में जाने जाते हैं और अपराधियों का जड़ से सफाया करने में विश्वास करते हैं। प्रतापगढ़ की कमान संभालने के बाद में उन्होंने ऐसा ही किया है और लगातार अपराधियों को, गैंग को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। दीपक भूकर एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो जिस जिले में जाते हैं वहां पर एक बेहतर टीम तैयार करते हैं और उनकी टीम अपराधियों पर काल बनकर के टूटती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम 6 दिसंबर को बसपा आयोजित करेगी रैली, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती, आकाश आनंद इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तैयारियां शुरू की है। बड़ा आयोजन होगा परिनिर्वाण दिवस के लिए, जहां बसपा प्रमुख मायावती और आकाश आनंद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। नोएडा से बड़ी अपडेट, डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित रहेगा 6 दिसंबर को। बसपा इसके लिए एक रैली भी आयोजित कर रही है और इस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ नेताओं की ओर से तैयारियों का आगाज भी हो चुका है। बसपा प्रमुख मायावती, आकाश आनंद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 6 दिसंबर को बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जहां बसपा प्रमुख मायावती, आकाश आनंद इस दौरान मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां जांच एजेंसियां अब कानपुर देहात तक पहुंच सकती हैं। शुरुआती जांच में साल 2013 के आसपास जीएसवीएम में तैनात कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स की गतिविधियों पर दोबारा नजर डाली जा रही है। उस समय डॉक्टर शाहीन के साथ काम करने वाले 3 डॉक्टरों की अचानक हुई गैर हाजिरी जांच के दायरे में है। वहां इस मामले में डॉक्टर हामिद अंसारी ने बताया कि शाहीन और 2 साथियों डॉक्टर हाफिजुल रहमान और डॉक्टर निसार ने कम सैलरी के कारण 2013 में नौकरी छोड़ सऊदी अरब का रुख कर लिया था, जहां सभी ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम किया है। तीनों डॉक्टर 2020 में भारत लौट आए और इस समय अलग अलग संस्थानों में काम कर रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर हामिद ने बयान दिया है, जहां सामने आया है कि सैलरी के कारण नौकरी छोड़ी गई थी और वो डॉक्टर्स जो इस वक्त कार्यरत नहीं हैं, लेकिन अब उन पर भी नजर रखी जाएगी। साल 2013 में गायब हुए डॉक्टरों पर खासतौर से डॉक्टर हामिद ने क्योंकि बयान दिया है कि सैलरी के चलते, कम सैलरी की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन इसी के साथ एकदम से गैर हाजिर होना ये जांच के दायरे का विषय बनता जा रहा है और इसी के लिए टीम्स अब इस पूरे मामले को इस एंगल से भी खंगाल रही हैं। देखिए, पुलिस द्वारा दीपावली पर्व के पूर्व से ही एक सक्रिय अभियान अवैध पटाखों भंडारण और निर्माण के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जो कि दीपावली पर्व के समाप्त होने के उपरांत भी लगातार जारी था। इसी क्रम में आज मंगलपुर थाना पुलिस को जरिए विश्वसनीय व गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि कस्बा झींझा के अंतर्गत कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा पटाखों का अवैध भंडारण और निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अनेक जगह छापेमारी की गई। तो कस्बा झींझा के रहने वाले आयुष गुप्ता और हर्ष गुप्ता की डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान से तथा उसके गोदाम से पुलिस द्वारा करीब 12 कुंटल 1200 किलोग्राम अवैध पटाखे तथा पटाखे निर्माण की अवैध सामग्री बरामद की गई। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 2013 के वक्त जो डॉक्टर्स एकदम से गैर हाजिर हुए थे, उसके पीछे की क्या वजह है? अब ये टीम्स खंगाल रही हैं, क्या इसका उद्देश्य समझा जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको उन्नति, क्योंकि ये मामला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब डॉक्टर शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज में थी, उसी समय 3 डॉक्टर जो इनके साथ में वहां भी रहते थे, जब उन्होंने वहां से मेडिकल कॉलेज से उन्होंने छोड़ा काम, तो उन्हीं के
साथ ही इन 3 लोगों के काम छोड़ करके दूसरी जगह जाने की बात सामने आई, क्योंकि अब जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं उन तीनों डॉक्टर से भी पूछताछ करने के लिए आने वाली हैं। जानकारी तो ये मिली है जो डॉक्टर हामिद अंसारी हैं वही उस समय वहां पर काम करते थे, जो 3 डॉक्टर वहां से उस समय लापता हुए थे उनका भी जिक्र है। वहीं अगर डॉक्टर हामिद अंसारी की बात करें तो उनसे जब बात थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब सन 2013 में उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ी थी तब कहीं ना कहीं उनको वहां पर जो सैलरी थी वो कम मिलती थी, जिसके बाद वो सऊदी अरब चले गए और वहां पर जाकर के वो नौकरी करने लगे। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कानपुर से पहले भी कनेक्शन सामने आया है दिल्ली ब्लास्ट का, ऐसे में विवेक अब किस तरीके से टीम्स कब पहुंचेंगी, कैसे खंगाला जाएगा, क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप बताइए जरा थोड़ा। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि जो शुरुआती जो जांच में जो संकेत मिले हैं, जो सन 2013 के आसपास का जो मामला है, जब ये मेडिकल प्रोफेशन के जो ये डॉक्टर थे जब वहां से गायब हुए थे तो उनकी गैर हाजिरी की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब वो रिकॉर्ड खंगाले गए हैं तो उनमें भी इन 3 डॉक्टरों के नाम आए हैं, जिनमें से डॉक्टर जो हामिद अंसारी हैं इनका भी नाम है और इनके एक साथ में जो डॉक्टर वहां पर थे डॉक्टर निसार वो भी, और इनके साथ में एक हफीजुल रहमान डॉक्टर थे वो भी इनके साथ वहां पर से लापता हुए थे, गैर हाजिर थे बराबर, जिसके बाद से अब वो कहीं ना कहीं जो जांच टीम है अब इन तीनों डॉक्टरों से भी पूछताछ करने वाली है और बहुत जल्द जो जांच टीम है सूत्रों की माने तो कानपुर आता है, क्योंकि इस समय जो डॉक्टर हामिद अंसारी हैं वो कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है और वहां पर ये जो बच्चे आ रहे हैं नए नए जो मेडिकल लाइन में आ रहे हैं जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनसे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं हामिद अंसारी का ये भी कहना है कि जो भी जांच एजेंसी आएगी, जो भी इनसे जांच होगी वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, उनका डॉक्टर शाहीन से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सऊदी का रुख कर लिया, तो उनसे कैसे पूछताछ संभव हो पाएगी, उसको लेकर क्या जानकारी? जी अगर बात करें तो डॉक्टर हामिद अंसारी ने बताया है इनके साथ में जो और 3 डॉक्टर थे उनमें से 2 डॉक्टर इस समय लखनऊ में हैं, यूनिवर्सिटी में वो वहां पर ज्वाइन किए हुए हैं और एक डॉक्टर हैं वो थोड़ा बाहर पर जाकर के एक यूनिवर्सिटी है वहां पर अपना काम देख रहे हैं, लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी लोकेशन है और जो जहां जहां पर इस समय तैनातगी है वो पूरी स्पष्ट है और उनके विषय में एक दूसरे को पूरी जानकारी भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पुलिस ने पौष्टिक आहार देने वालों की चोरी का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर एक शख्स को रोका है और मौके से 180 पैकेट पुष्ट आहार बरामद किए हैं। एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी की पहचान भगवान दीन के नाम से हुई है। और इस बीच आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जहां 29वें राज्य यूथ फेस्टिवल का कार्यक्रम आयोजित है और वहीं से सीधी तस्वीरें। बधाई मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, यूथ फेस्टिवल का ये पूरा कार्यक्रम और इससे ये तस्वीरें सामने आई जहां मोहन यादव ने इसमें शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में बने कोप जंगल आश्रय केंद्र में भारी गड़बड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। जहां यूपी गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां रजिस्टर में दर्ज पशुओं की संख्या और मौके पर मौजूदा पशुओं में बड़ा अंतर सामने आया है। रजिस्टर में 437 पशुओं का रिकॉर्ड था, जबकि मौके पर सिर्फ 300 पशु ही पाए गए, यानी 137 पशु गायब मिले। उपाध्यक्ष ने तुरंत कर्मचारियों से दोबारा गिनती करवाई और उसी समय डीएम को फोन कर जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। योगी सरकार की प्राथमिकता वाले निराश्रित पशुओं के लिए चारे पर प्रतिबंध 50 रुपए खर्च का प्रावधान है, लेकिन इसी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर घोटाला होने की आशंका जताई गई है। उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने साफ कहा कि पशुओं के नाम पर भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोप जंगल में जो हमारे गोवंशों की संख्या उनके अभिलेखों में दर्ज थी और जिस के आधार पर हम प्रति गोवंश उनके भरण पोषण के लिए 50 रुपया दे रहे हैं,
437 गोवंशों की संख्या वहां पे दिखाई गई थी, लेकिन मौके पर निरीक्षण के दौरान जब हमने गोवंशों की गिनती कराई और एक बार नहीं 3 बार कराई तो हमें 300 गोवंश मिले। 137 गोवंशों का पैसा वहां पर घोटाले के रूप में अपने पॉकेट में डाला जा रहा था। अलीगढ़ के शाहगढ़ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है, जहां श्रमिक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव को। खबर सामने आई है जहां पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। संदिग्ध हालात में श्रमिक की मौत हुई है और ऐसे में इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ से ये पूरी खबर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कि आखिर कहीं कोई विवाद तो नहीं जिसके चलते मौत हुई है या फिर हत्या है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है और परिजनों के बयान भी लिए जा रहे हैं। सोने के लिए यहाँ पे आए थे, खाना पीना खा के यहाँ पे टेंट घटिया में फेंक दिए, माथ तोड़ करके यहाँ पे नाले में फेंक दिए। अब जासूसी लगा दिए पुलिस। क्या आशंका लगाई? हाँ, तो मौत की तो किस कंडीशन में? नाले में भरे थे। नाले में? क्या कहना है इसमें? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जासूसी कर रही है, जांच कर रही है। अभी पोस्टमार्टम को भेज दी है बॉडी। ये हमारे चाचा जी हैं, राजपाल सिंह। तो क्या मामला? ये आश्रम पे गए थे, तो आश्रम पे लेटने बैठने गए थे, तो उनकी पीठ पे चोट के निशान है और इनकी वो की है। कहाँ पड़े हुए थे? ये नाले में पड़े हुए थे। तो क्या लग रहा आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? इनकी वो की है, क्या मारा है ना, मेरे वो मारा है, हत्या की है। हाँ, हत्या की है। ललितपुर के जाखलौन थाना इलाके में अवैध शराब बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने जिला प्रशासन का घेराव किया। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर एडीएम की गाड़ी रोककर इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपके गांव में बिकती है? कितने जगह बिकती है? 3 जगह। कच्ची पक्की कौन सी बिकती है? गांव में कच्ची पक्की सब बन गई। हाँ, ये के पहले एप्लीकेशन दी, ये के पहले शिकायत करी? अब भी ऐसी दोबारा शिकायत करके कोई सुनाई नहीं हो रही। कितनी बार कर चुकी? 2-3 बार। ये ग्राम बमौरी की यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई हैं और अभी इन्होंने शिकायत की है वहाँ पे अवैध शराब बेचने की कुछ व्यक्तियों के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे आबकारी अधिकारी को बुलाया हुआ है और कल इन लोगों की टीम बना करके हम लोग जो है वहाँ पे गांव में भेज रहे हैं ताकि जो कार्रवाई है वो वहाँ पे कराई जा सके और जो भी न्याय है उसको दिलाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ।